अनअकैडमी। हेलो गाइस, और आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं लैंडमार्क जजमेंट, जहां मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क रीसेंट जजमेंट, जहां जिस बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या क्या डिसीजन दिए। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे इस जजमेंट में। इसमें हम जानेंगे कि केस का नेम क्या है, केस का नेम क्या है, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद केस के फैक्ट क्या थे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद यह बात करेंगे कि इस पर इशू क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया। इसके अलावा मैं आप लोगों से यह भी डिस्कस करने वाला हूं यहां इस क्लास में, क्या ये इशू या ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट क्या ये सही है या नहीं है। भाई कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट को सर आप सही या गलत कह सकते हो या नहीं कह सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में मैं नहीं आने वाला हूं अगर मैं बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट सही है या गलत है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी मुझे इस चीज को अलाउ करता है कि भाई अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो मैं उसके बारे में अपना एक ऑब्जर्वेशन दे सकता हूं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोई क्राइम नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट और रीसेंट जजमेंट को पढ़ेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को यह बताऊंगा क्या ये जजमेंट टेनेबल इन लॉ है या नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो यही करता है ना, आज ये डिसीजन दिया कल चेंज कर दिया, परसों कुछ और लगा तो कुछ और डिसीजन दे दिया, तो ये तो चलता ही रहता है। मतलब किस लॉ पॉइंट पर क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या इश्यूज नहीं आ सकते, इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो क्या आप सभी लोग मेरे साथ इस जजमेंट की क्लास के लिए तैयार हैं? भाई आप लोगों की आवाज नहीं आई मुझे, जोर से बोलिए, क्या आप लोग मेरे साथ इस जजमेंट को तैयार हैं? भाई होता है ना, जैसे वो बाहुबली मूवी में होता है, वो पूछता है मेरे साथ मृत्यु से लड़ेगा कौन। तो ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं कि आप लोग बताइए मेरे साथ लैंडमार्क जजमेंट और रीसेंट जजमेंट को कौन तोड़ेगा और कौन इसे आसान भाषा में समझ लेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, तो जोर से बोलिए, बताइए क्या बोलना है भाई। हाँ, बाहुबली की मूवी में क्या बोला था, मृत्यु से कौन लड़ेगा, तो ऐसे ही बोलना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। भाई हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं रीसेंट जजमेंट के बारे में। चलिए भाई स्टार्ट कर लेता हूं। पहला जजमेंट आप लोगों के सामने कौन सा है, तो भाई मोस्ट सर्च टॉपिक ऑन गूगल, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नहीं, ये सिर्फ इतना नहीं है, इसमें आगे लिखने वाला हूं मैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सेक्स वर्क को लेकर। भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में एक जजमेंट दिया सेक्स वर्क को लेकर। सेक्स वर्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो मैंने सही बोला ना, मोस्ट सर्च टॉपिक ऑन गूगल। चलिए आगे की बात करते हैं। भाई हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इसमें कि कौन से केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को इस पॉइंट पर नाम बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पर कौन से केस लॉ में क्या बोला था। तो केस का नाम क्या था, भाई केस का नाम था, भाई सभी लोग ध्यान से देखिएगा, केस का नाम वासुदेव कर्मास्कर वर्सेस, वासुदेव कर्मास्कर वर्सेस क्या नाम था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये जजमेंट का नाम था। भाई आप लोगों ने सुना तो होगा कि सेक्स वर्कर को लेकर नया जजमेंट आया, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। भाई हम कोई लेमैन थोड़ी है, हम लोग जुडिशियल एस्पिरेंट है, हम लोगों को केस लॉस के नाम भी पता होने चाहिए। ना सिर्फ लॉ पता होना चाहिए, बट ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट में क्या बोला, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को ना सिर्फ ये पता होना चाहिए, बल्कि हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितने लोगों ने जजमेंट दिया था, यानी कि ये
कितने जजेस की बेंच हुआ करती थी? तो ये कितने जजेस की बेंच थी भाई? ये थी 3 जजेस बेंच। क्या सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है? 3 जजेस बेंच, क्या इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं? तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है, इसे हम बोलते हैं फुल बेंच। फुल बेंच याद रखिएगा भाई, फुल बेंच बोलते हैं इसे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जिसमें 5 जजेस होते हैं। जो 5 जजेस बेंच होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। भाई 5 से ऊपर जितनी भी होगी उसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लार्जर बेंच के नाम से रेफर किया जाता है, लार्जर बेंच। तो ये जजेस की बेंच के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बट अभी हमारे पास यहां कौन सी जजेस बेंच ने ये डिसीजन दिया है? हमारे पास ये डिसीजन दिया गया है 3 जजेस बेंच ने। केस का नाम क्या है भाई? केस का नाम है वासुदेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें भाई? सेक्स वर्कर को लेकर, सेक्स वर्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सेक्स वर्क को लेकर कहना चाहता है कि भाई सेक्स वर्क भी एक प्रोफेशन है, इसे भी आपको क्या करने की जरूरत है? बोलो जी भाई, इसे भी क्या करने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कह रहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट इस केस में वासुदेव कर्मास्कर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई सेक्स वर्क को आपको एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन। इसे एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। तो सेक्स वर्क अब क्या हो गया? प्रोफेशन हो गया। भाई खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हम जजमेंट के तरीके से पढ़ाएं। सेक्स वर्क क्या है? एज अ प्रोफेशन। अब लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, अपने ख्यालों को थोड़ा सा होल्ड कीजिए। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। भाई ये कहते हैं भाई यहां जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके पास राइट टू लाइफ जो है, जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज कर रखा है? लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी। भाई हर इंसान को डिग्निटी से जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ, लाइफ विद डिग्निटी में रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई यहां अगर कोई बाई प्रोफेशन सेक्स वर्कर है तो क्या आप उसे उसके राइट से वंचित कर दोगे? क्या उसे उसके राइट्स नहीं दोगे? एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज नहीं करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने वासुदेव कर्मास्कर के केस में क्या कह दिया? बोले भाई ये एक प्रोफेशन है, एक प्रोफेशन है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर कोई ब्रोथल पर रेड पड़ती है, भाई किसी ब्रोथल पर अगर रेड पड़ती है तो उस केस में क्या होगा? क्या सेक्स वर्कर को अरेस्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर यह भी कह दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पर क्या कहना चाहता है? भाई सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि यहां इस केस में, वासुदेव कर्मास्कर के केस में, कि जो सेक्स वर्कर है दे शुड नॉट बी अरेस्टेड। सेक्स वर्कर in raid not to be arrested। भाई आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, अब रेड डालने की जरूरत ही क्या रह गई जब इसे आप एज अ प्रोफेशन कह रहे हो? तो मैं इस पॉइंट पर बोलूंगा कि इसमें जरूरत है। भाई आपको ऐसा नहीं है कि सेक्स वर्क को रिकॉग्नाइज कर दिया तो आपको ब्रोथल चलाने की अनुमति हो गई है। भाई ब्रोथल आप चला दोगे ऐसा नहीं है। पर्पस क्या है यहां? पर्पस है कि आप इस पॉइंट पर क्या करने वाले हो? आप यहां ब्रोथल चलाने की इजाजत नहीं दे रहे। आप कह रहे हो जो फीमेल
सेक्स वर्क के तौर पर काम कर रही है। ऑफ कोर्स मेरा ये फीमेल कहना गलत है इस पॉइंट पर, क्योंकि एक जेंडर न्यूट्रल जजमेंट के तौर पर भी आप देख सकते हैं, बट हमारे इंडिया में इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। चलिए खैर, अभी उस इशू में नहीं जाते हैं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि यहां ब्रोथल जो है वो चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आपको क्या किया जा रहा है, यहां बस ये कहा जा रहा है कि सेक्स वर्कर अब क्या नहीं कर रही है, सेक्स वर्कर को एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इसे अगर कोई रेड पड़ती है तो इसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर यह तक कहा कि भाई आप, सुप्रीम कोर्ट ने यहां आधार कार्ड इन लोगों को इशू करने की बात कही और साथ में इन लोगों की हेल्थ को भी ध्यान में रखने की बात बोली है कि भाई इनकी हेल्थ को ध्यान में रखा जाए। तो इस जजमेंट पर मैंने आप लोगों को केस बता दिया। भाई यहां इन लोगों को यह भी कह दिया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलना चाहिए, ये भी एक समाज में जीने का अधिकार रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए कि यहां इनको क्या क्या पॉइंट रिकॉग्नाइज किए गए। एक बार मैं आप लोगों को लॉ पॉइंट लिख देता हूं इस पॉइंट में कि भाई कौन कौन से लॉ पॉइंट इसमें आएंगे। हाँ जी भाई, अगर मैं आप लोगों से लॉ पॉइंट के बारे में बात करूं तो यहां लॉ पॉइंट क्या आने वाला है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, दिस इज द वन। हाँ जी भाई, लॉ पॉइंट क्या रहेंगे इस केस में, वासुदेव कर्मास्कर के केस में लॉ पॉइंट क्या होने वाले हैं, इस पॉइंट में मैं आप लोगों से बताने वाला हूं। भाई सबसे पहली बात, नॉट टू बी अरेस्टेड, ये क्लियर है आप लोगों को कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों की, भाई इस पे लिख लीजिएगा, नॉट अरेस्टेड, सेक्स वर्कर को रेड के दौरान अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी गाइडलाइन दी, आइडेंटिटी नॉट रिवील, भाई सेक्स वर्कर की आइडेंटिटी को भी रिवील नहीं किया जाएगा। आइडेंटिटी नॉट रिवील, आप ये कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी को भी रिवील नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को यहां हेल्थ सेफ्टी दी जाएगी, हेल्थ सेफ्टी। इसके साथ एक और चीज बोली, ये बोले कि अगर आप कहीं से इन्हें अरेस्ट कर भी रहे हो तो पुलिस इन्हें एब्यूज नहीं करेगी, फिजिकली और मेंटली। पुलिस विल नॉट एब्यूज दी सेक्स वर्कर्स, नॉट एब्यूज दी सेक्स वर्कर्स। क्यों ऐसा करे भाई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट यहां इस पॉइंट पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहां इस पॉइंट पर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं इस पॉइंट को कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट क्या सही है। तो पॉइंट ये है, क्या सर इससे क्या जो लड़कियों को लेकर प्रोस्टिट्यूशन की समस्या बनी हुई थी सोसाइटी में, क्या वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। भाई क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश की महिलाएं तो सेफ हो जाए, बाहर से वुमेन्स को लाकर यहां प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस बढ़ाने लिया जाए। तो ये सारे कंसर्न हैं जो आज भी इस जजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। लेट्स सी कि भाई क्या कंसर्न और इस पर क्या डिटेल गाइडलाइंस आती हैं, इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काफी बड़ा डिटेल जजमेंट है, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट अभी आपको क्या पता होना चाहिए, वासुदेव कर्मास्कर का पॉइंट। भाई वासुदेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये जजमेंट दिया गया, नॉट टू बी अरेस्टेड, आइडेंटिटी नॉट रिवील, और अगर पुलिस ऑफिसर ने अगर किसी सेक्स वर्कर को अरेस्ट किया है तो उसे अब्यूज नहीं करेगा। बोलिए भाई, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ आए होंगे। भाई बताइए क्या बोलते हैं, वासुदेव कर्मास्कर का जजमेंट समझ आ गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड आगे वाले जजमेंट को भी कवर कर लेते हैं। भाई नेक्स्ट जजमेंट हमारे पास कौन सा है, रीसेंट जजमेंट कौन सा है भाई, आप लोग बताओ कि आप लोगों की नजर में अभी फिलहाल में कौन सा जजमेंट आया। एक बहुत रीसेंट जजमेंट है,
क्यों? क्योंकि हमारे देश में कुछ पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में ऐसा हो रहा है कि एक सेक्शन का बड़ा इस्तेमाल है। बोले आओ चलन में, आओ तुम्हें पे भी लगाते हैं, तुम पे भी लगाते हैं। भाई ऐसा कुछ चल रहा है, लोगों का ऐसा मानना है। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम किस पॉइंट के बारे में, चलिए ये भी बता देता हूं। बोलिए भाई, कोई एनी गेसेस कि हम किस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं? हाँ भाई, कोई तो गैस होगा किसी का। जी, कुछ लोग बता रहे हैं भाई, क्या गैस है? जी बिल्कुल, सेक्शन 124A। सेक्शन 124A भाई किस एक्ट का है ये? 124A आईपीसी का। इसके बारे में क्या हो रखा है, क्या लिखा है भाई? ये लिखा है यहां सेक्शन सिडिशन, सिडेशन नहीं है, सिडिशन है भाई। सिडिशन का लॉ 124A, यानी कि राजद्रोह, देशद्रोह, जिस नाम से भी आप इसे पहचानो, सिडिशन। हो क्या रहा है भाई? पिछले कुछ सालों में देखा गया कि सिडिशन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों पर अरेस्टिंग हुई। लोगों ने इस पॉइंट पर काफी सारा रोष जताया, बट गवर्नमेंट ने इस पॉइंट पर कंसिडरेशन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में फाइनली, जब से रमन्ना साहब, जस्टिस रमन्ना जी जब से सीजीआई बने थे, तब से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सर जो है वो सिडेशन लॉ पर कोई ना कोई जजमेंट देंगे ही देंगे। आप इनके प्रीवियस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बहुत अच्छे से उम्मीद जताई जा रही थी। हुआ क्या भाई? सर को भी मौका लगा। जस्टिस जो हमारे फॉर्मर जस्टिस थे एनवी रमन्ना साहब, उनको भी मौका लगा। भाई कौन से केस में मौका लगा? केस का नाम था एसजी वॉम्बेटकर। क्या नाम था भाई केस का? एसजी वॉम्बेटकर। एसजी वॉम्बेटकर। एसजी वॉम्बेटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसजी वॉम्बेटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को सिर्फ लॉ नहीं जानना होता है, आपके एग्जाम में प्री में आप लोगों से पॉइंट पूछा जा सकता है। हो सकता है भाई आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली पंजाब जुडिशरी का पेपर देने जाने वाले हो, छत्तीसगढ़ देने जाने वाले हो, या फिर यूपी जुडिशरी देने जाने वाले हो, कहीं पर भी पूछा जा सकता है भाई एसजी वॉम्बेटकर का केस किससे रिलेटेड है। भाई आप लोगों को ये तो पता है कि 124A पर कोई जजमेंट आया था, बट केस का नाम नहीं पता। फिर पेपर से लौट के आने पर सर पकड़ लिया, बोले यार ये तो पता था। भाई नाम तो नहीं पता था, लॉ पता होने से क्या है? क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपको ना सिर्फ लॉ पता होना जरूरी है, नाम भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब बात कर लेते हैं आगे की। जी, इस पॉइंट पर क्या कहा जा रहा है एसजी वॉम्बेटकर की केस में? भाई 124A, जैसा कि आप इस ए वर्ड से समझ सकते हैं कि ये जो लॉ है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से एग्जिस्ट करता था। ये बाद में भाई 1860 में आईपीसी सर लॉर्ड मैकॉले ने लिखा, 1862 में इसे एनफोर्स किया गया। बट ये जो 124A जो सेक्शन है वो ना 1860 में था ना 1862 में था। ये सेक्शन कब था? ये आया सेक्शन 1913 में। 1913 में ये सेक्शन आया। इसका पर्पस क्या था भाई? इसका पर्पस क्या हुआ करता था? इस पॉइंट पर इस सेक्शन का पर्पस क्या हुआ करता था, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाँ भाई, तो क्या गैस है आप लोगों का? क्या होना चाहिए? कौन सी चीजें जो है, कौन सा सेक्शन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपोज कर रही है?
और जिसके बारे में एंटिसिपेशन था कि जस्टिस रमन्ना सर जैसे ही सीजीआई बनेंगे तो इस पॉइंट पर एक न एक जजमेंट आना ही है। कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन है भाई 124A ऑफ आईपीसी। सेक्शन कौन सा है? 124A ऑफ आईपीसी। भाई कौन सा जजमेंट आया? तो मैं आप लोगों को फिर से ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा। देखो, आप लोगों को ना सिर्फ लॉ जानना है बल्कि आपको जजमेंट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को जजमेंट के बारे में नहीं पता कि भाई कौन सा जजमेंट है, तो पेपर में कैसे मार्क करके आओगे, प्री में कैसे लगाओगे कि भाई ये जजमेंट आ चुका है इस पॉइंट पर। आपको हो सकता है पता हो भाई 124A पे कोई नया जजमेंट आया है, इसमें ये लॉ था, बट आपको जजमेंट का नाम नहीं पता। फिर आके सर पकड़ोगे कि सर कैसे होगा ये तो गलत ऑप्शन मार्क करके आए, ये तो हमें याद था, बस जजमेंट का नाम नहीं पता था। तो जजमेंट का नाम आज लिख लो कहीं, भाई हो सकता है पेपर में आ जाए। केस का क्या नाम है? तो केस का नाम है SG वॉम्बेटकर। केस का क्या नाम है? केस का नाम है SG वॉम्बेटकर। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भाई सबको एंटिसिपेशन था कि ये जजमेंट आएगा तो है ही, बट लोगों को ये नहीं पता था कि ये कब आएगा। जस्टिस रमन्ना जी जैसे ही सीजीआई बने वैसे ही इस जजमेंट के बारे में पता था। भाई हुआ क्या 124A को लेकर? जब आईपीसी बना तब 124A नहीं हुआ करता था आईपीसी में, बट बाद में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये सेक्शन 124A लगा दिया। पर्पस क्या है? पर्पस था देश में जो क्रांति आई हुई थी अंग्रेजों भारत छोड़ो की, भाई अंग्रेजों को देश से भगाने की, उसे दबाने का एक कोशिश थी अंग्रेजी सरकार की। तो इसी रिसेंट जजमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं। भाई देखो 124A में क्या था? भाई यहां जैसे ही देश आजाद हुआ तो ये माना जा रहा था कि इस पॉइंट पर क्या होगा, ये 124A हटेगा ही हटेगा। ऐसा क्यों माना जा रहा था? भाई क्योंकि ये सेक्शन क्या करता था? ये सेक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है। तो ये माना जा रहा था कि सेक्शन तो हटेगा ही हटेगा। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड हमारे पास बहुत खराब यादें भी हैं। भाई क्यों? क्योंकि भाई 124A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है। बहुत सारे लोगों को, क्रांतिकारियों को सिर्फ इसी बेसिस पर यहां जो है सजा हुई, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे भाई, यहां देश के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, दोनों के ऊपर ये सेक्शन लग चुका है। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी पे सेक्शन लगा था, 1930 में बाल गंगाधर पे भी ये सेक्शन लगा था। तो ये सेक्शन ऑलरेडी बहुत नोन लीडर के ऊपर लग चुका था, तो ये माना जा रहा था। बट क्या हुआ भाई, ये सेक्शन कंटिन्यू किया गया। तो फाइनली अब हमारे पास एक जजमेंट आ चुका है इसमें। ये सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई अब ये हमारे लिए कुछ नहीं है। मतलब अभी इससे रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन को रोक दो। अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो उस चार्ज को वहीं छोड़ दो। नो चार्ज विल फ्रेम, और अगर चार्ज इज ऑलरेडी फ्रेम तो उसे एबियंस में रख दो, यानी कि अभी उस पर कोई भी काम मत करो। 124A को इन्होंने किस में डाल दिया भाई? स्टॉप प्रोसीडिंग में डाल दिया। तो लॉ पॉइंट क्या है भाई? नो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू। बोलो जी भाई, इस केस में लॉ पॉइंट क्या है? भाई इसमें लॉ पॉइंट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लॉ पॉइंट हो गया कोई इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं करी जाएगी। नो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू, एक लॉ पॉइंट ये हो गया। ठीक है, नो इन्वेस्टिगेशन। दूसरा एक और लॉ पॉइंट इसमें है भाई, ये क्या है? नो फ्रेश केस रजिस्टर। कोई भी फ्रेश केस रजिस्टर नहीं होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो CA NRC के टाइम पर
भाई काफी सारे लोगों को इसके अंदर अरेस्ट किया गया था। तो अब कोई फ्रेश केस भी यहां इस पॉइंट पर क्या नहीं किया जाएगा, रजिस्टर नहीं किया जाएगा, ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? तो क्या पॉइंट है 124A पर? तो 124A अभी हमारे पास कैसे रखा हुआ है भाई? रुका हुआ है। 3 जजेस बेंच ने ये डिसीजन दिया था, यानी कि फुल जज बेंच इस पॉइंट पर बैठी हुई थी जो इसके बारे में बात करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीजनिंग दी कि भाई जैसे कि यूके में ये लॉ हुआ करता था, बट यूके में ये लॉ खत्म हो चुका है, तो हमारे इंडिया में ये लॉ क्यों एग्जिस्ट करता है? ये कोई कॉलोनियल रिजिम थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि सरकार है जो हम पर हमें कॉलोनी बनाए हुए है। तो ये कहीं ना कहीं एक, मैं ऐसे बोल सकता हूं, कहीं ना कहीं एक मार्क कर रहा है कि हम लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर आज भी जी रहे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 124A को अब खत्म कर दिया है। कौन से केस में? एसजी वॉम्बेटकर का केस। कितने जजेस बेंच में? 3 जजेस बेंच थे। ठीक है, फॉर्मर जज जस्टिस रमन्ना साहब, सीजेआई जो थे हमारे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए अब इससे ही से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई यहां कौन से केस के बारे में हम बात करने वाले? चलिए आइए नेक्स्ट केस के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ भाई, कोई बताएगा कौन सा अभी रीसेंट जजमेंट है जो काफी हाईलाइट में है, जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था? क्या बोलते भाई? कोई है, कोई बताएगा जो इस पॉइंट को मुझे बताए? हाँ जी, ये केस का क्या नाम है? अच्छा अभी भी रह गया। ना ऑल क्लीन। चलिए हाँ भाई, कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं? भाई मैं आप लोगों से बोलूंगा, केस है हिजाब केस। हिजाब केस भाई आप लोगों ने बहुत सारी बार सुना होगा, काफी पहले से। भाई फ्रांस में कुछ लड़कियां हिजाब पहन के पब्लिक प्लेस में आ गई तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हिजाब केस। ऐसा ही कुछ क्या हमारे देश में हुआ? नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ था हमारे देश में। बस कॉलेज की 6 लड़कियां क्या पहन के जा रही थी भाई? हिजाब पहनकर, हिजाब पहनकर कॉलेज जाती थी, 6 गर्ल्स। तो उन 6 लड़कियों को यहां हिजाब पहनने से रोका गया। पूरे देश में बवाल हो गया कि क्या लड़कियों के पास, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, क्या उनके पास हिजाब पहनने का राइट है? क्या सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट को देखते हुए क्या मुस्लिम्स में हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस है या फिर नहीं है? ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन में आ गया। भाई आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। भाई कहां का इशू था? कर्नाटक का इशू था। कहां का इशू था? कर्नाटक का इशू था। कर्नाटका। तो कर्नाटका हाईकोर्ट के पास फाइनली जब देश में ये सारी बातें चल रही थी तो इशू कहां चला गया? कर्नाटका हाईकोर्ट के पास चला गया। भाई कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस केस में क्या बोला? भाई कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर कॉलेज जाते हो तो पढ़ने जाओ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करनी है तो घर बैठो। ऐसी भाषा में नहीं था, बट मतलब वही समझ सकते हो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि भाई गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो हिजाब के उसमें एंट्री करें स्कूल के अंदर। कोई भी रिलीजियस चीज को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते स्कूल और कॉलेजेस में। ऐसा क्या बोला? कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला। ठीक है, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि भाई एक एसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं है, यानी कि हिजाब में एक कर्नाटका हाई कोर्ट कह रहा है ये एक एसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं थी। तो इस सारी जजमेंट को लेकर क्या हुआ भाई? इस जजमेंट को लेकर ऑब्वियस सी बात है भाई मुस्लिम पक्ष में थोड़ा सा रोष आ गया। भाई लोगों को लगा ऐसे कैसे हमारे धर्म के बीच में बोल सकते हो? तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां चला गया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट चला गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। भाई ये कहने के लिए चला गया कि सर आप हमारे रिलीजियस लॉस के अंदर क्यों एंटर करने की कोशिश कर रहे हो? हमारे पास आर्टिकल 25 है भाई, राइट टू रिलीजन है हमारे पास, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइनली केस अब पहुंच चुका था। कर्नाटका हाईकोर्ट से केस बढ़ के कहां पहुंच गया था? केस बढ़ के पहुंच चुका था अब कर्नाटका हाईकोर्ट से पहुंच के सुप्रीम कोर्ट। कौन से जजमेंट की बात कर रहे हैं हम? भाई जजमेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जजमेंट का नाम क्या है इस पॉइंट पर? भाई अपील लेके कौन गया है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेके गया है। केस का नाम नोट कर लीजिए, केस का नाम क्या है? हाँ भाई कोई बताएगा केस का नाम क्या था? भाई केस का नाम है ऐशत शिफा। ऐशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो कुछ अलग ही चला गया। कैसे अलग चला गया? क्योंकि यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया 2 जजेस बेंच को। 2 जजेस बेंच को, यानी कि 2 जज थे इस बेंच के अंदर। क्या क्या नाम थे उन जजेस के? नाम इंपॉर्टेंट नहीं है जजेस के, बट फिर भी मैं आपको यहां बताऊंगा। भाई यहां जज का नाम था जस्टिस हेमंत गुप्ता। जस्टिस हेमंत। भाई घबराना मत कि पेपर में क्या जजेस के नाम पूछेंगे? नहीं भाई जजेस के नाम नहीं पूछेंगे। क्या नाम था? जस्टिस हेमंत नाम था। और दूसरे जज का नाम था जस्टिस सुधांशु। इस पॉइंट पर इन्होंने क्या बोला? तो इशू को अभी भी खत्म नहीं किया जा सका, क्योंकि ये बेंच कैसी थी? 2 जजेस बेंच थी। यानी कि जस्टिस हेमंत क्या कहते हैं? जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब पर बैंड किया, ये बिल्कुल सही था। अपहेल्ड दी बैन। अपहेल्ड दी बैन, ये बिल्कुल सही है। ये जस्टिस हेमंत का कहना था। वहीं जस्टिस सुधांशु क्या कहते हैं? भाई जस्टिस सुधांशु कहते हैं भाई ये काम गलत है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है लोगों के पास, और ये जजमेंट कर्नाटका हाईकोर्ट का सही नहीं है। ये कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट के साथ डिसएग्री कर गए। तो सर अब इस केस में है क्या? फाइनली वर्डिक्ट क्या माने हम लोग? तो फाइनल वर्डिक्ट के लिए ये केस किसे भेज दिया गया है? ये केस भेज दिया जाएगा यहां या तो 3 जजेस बेंच के पास या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि इस पॉइंट पर भाई सेटल्ड लॉ क्या होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्या ये जजमेंट जो है क्या सही है या नहीं। तो भाई हम सब लोग जानते हैं हमारे देश में जो रिलीजियस चीजें, लोग उस पर बहुत सेंटिमेंट हो जाते हैं, बहुत एकदम से, अरे मेरे रिलीजन के बारे में ऐसा कह दिया। तो ऐसा नहीं होना है भाई। आप लोगों को हिजाब से रिलेटेड और सेकुलरिज्म से रिलेटेड समझना पड़ेगा कि हमारे देश में लॉ क्या है। मतलब भाई जो सेकुलरिज्म है हमारे देश का मॉडल और कहीं बाहर के देश का मॉडल, वो बहुत अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं भाई फ्रांस में क्या होता है। फ्रांस में कोई लेडी कहीं बाहर हिजाब पहन के चली जाती है, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का सेकुलरिज्म का मॉडल ऐसा है कि वहां अगर आपका रिलीजन है भाई घर के अंदर प्रैक्टिस करो, वहां तक रहो। हमारे देश में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो है सर्वधर्म संपन्न का, यानी कि हम सभी धर्मों को इक्वल मानते हैं। और ऑफ कोर्स बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कंफ्लिक्ट ना हो सोसाइटी में, तो ऐसी सारी चीजें नोटिस की ही जाएंगी। ठीक है, इसलिए फ्रांस में अगर कोई महिला
क्या करती है, हिजाब पहनकर बाहर चली जाती है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। भाई अगर मैं बात करूं आप लोगों से ईरान की, तो वहां क्या होगा भाई, ईरान का जो मॉडल है सेकुलरिज्म का, उसमें क्या है, तो वहां क्या है ना, वहां जो रिलीजियस लीडर है उनका पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट के डिसीजन में। तो इसे हम एक्चुअल सेकुलरिज्म का मॉडल नहीं कह सकते। भाई देश सेकुलर कब होता है, जिस इस देश में किसी स्टेट का कोई रिलीजन ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई कोई भी रिलीजियस लीडर का रिलीजियस वे में क्या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के जजमेंट्स में या फिर जब गवर्नमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे देश को हम क्या कहते हैं, सेकुलर देश कहते हैं। तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कहते हैं हम सर्वधर्म संपन्न में बिलीव करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जो स्टेट है उसका एक रिलीजन है इस्लाम, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें सेकुलरिज्म के मॉडल पर डिपेंडेंट होती हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाई कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग कट्टर हैं या कोई पर्टिकुलर रिलीजन को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए भी आप लोग इंटेलेक्चुअल हो, आपको समझना पड़ेगा कि सर देश में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। अब कुछ लोग मेरी ओपिनियन जानना चाहेंगे कि सर आप क्या कहना चाहते हो इस पे, तो भाई मैं तो कहूंगा कार्ल मार्क्स की बात, ठीक है भाई। सर कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं सर रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, मतलब लोगों के लिए धर्म एक नशे जैसी चीज है, जो चाहो वो करवा लो, जो चाहो वो करवा लो। रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को केस का नाम भी याद आ गया, जजमेंट भी समझ आ गया कि क्या हुआ था, ये भी समझ आ गया। तो क्या नाम है, एच शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस जजमेंट का नाम है। सॉरी, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भाई नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड क्या कहता है, इसे समझ लेते हैं। अभी दूसरा और कौन सा जजमेंट है जो आप लोगों के हिसाब से अभी रिसेंटली आया हुआ है और जिस पर पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा अभी एक रीसेंट जजमेंट आया हुआ है। कौन सा जजमेंट है सर, जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन कर लेना जरूरी है। क्यों सर, क्योंकि हो सकता है वो यूपी में पूछ लिया जाए। भाई यूपी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो सकता है वो। भाई कौन सा जजमेंट है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर 103rd कौन सा था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों की मदद इसमें भी कर दूंगा। भाई हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चन गया उसके बारे में बात करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भाई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लाखों लोगों की जिंदगी और करियर बना दिया। क्यों सर, हम लोगों को जो शिकायतें हुआ करती थी कि भाई सर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बेसिस पर भी रिजर्वेशन होना चाहिए, फाइनली यहां ये आ गया। 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने दे दिया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब यहां कुछ लोगों ने इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई क्या ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना सही है या फिर नहीं है। भाई कौन सा केस लॉ है, केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम क्या है, केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है इस पॉइंट पर। भाई ये जजमेंट में क्या बोला जा रहा है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसमें बोला जा रहा है कि भाई जो जनहित अभियान के तौर पर यहां यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है।
आर्टिकल 14 103rd अमेंडमेंट के थ्रू वॉयलेट नहीं हो रहा है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये वॉयलेट नहीं कर रहा है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो इंदिरा साहनी केस, जो कि फेमस केस लॉ माना जाता है रिजर्वेशन से रिलेटेड, इसमें भाई इंदिरा साहनी केस में 50% की जो लिमिट लगाई गई थी, ये इसका भी वॉयलेशन नहीं करता। भाई 50% की लिमिट है ना रिजर्वेशन पर, इसका भी वॉयलेशन नहीं करता। इसके बारे में भी ये बोला गया था। तो इस फिलहाल इस केस में क्या हुआ था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस 103rd अमेंडमेंट को क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड कर दिया कि ये जो अमेंडमेंट आया है ये बिल्कुल सही है। भाई सभी लोगों से बोलूंगा अमेंडमेंट को देखकर जाइएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी के लिए खास तौर से। तो क्या पॉइंट है भाई, वॉयलेटिव नहीं है, 50% की जो लिमिट है उसका भी वॉयलेशन नहीं है। कितने जजेस ने दिया था, 3 जजेस बेंच ने ये डिसीजन दिया था, 3 जजेस बेंच। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी आगे की बात कर लेते। हाँ भाई आगे की बात, यहां इस पॉइंट पर क्या बोला जा रहा है, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे भाई। कौन सा टेस्ट, 2 फिंगर टेस्ट। भाई मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा खराब चीज जो थी वो फाइनली खत्म कर दी गई, 2 फिंगर टेस्ट। कौन सा केस है सर ये 2 फिंगर टेस्ट का, केस का नाम क्या है 2 फिंगर टेस्ट। किससे रिलेटेड है, रेप से रिलेटेड है, रेप से रिलेटेड। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कोई फीमेल अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका रेप नहीं हो सकता। कैसे पता करेंगे, 2 फिंगर टेस्ट के थ्रू इस चीज को पता करेंगे। भाई केस का नाम क्या है, केस का नाम है शैलेंद्र कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। शैलेंद्र कुमार राय शैलेंद्र कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस है। स्टेट ऑफ झारखंड। भाई ये क्या कहते हैं इस केस में, भाई ये कहते हैं अगर आप 2 फिंगर टेस्ट से किसी फीमेल के बारे में पता करना चाहते हो कि ये इसका रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये एक तरीके से क्या है भाई, ये एक तरीके से रीविक्टिमाइजेशन है किसी वुमेन का। रीविक्टिमाइजेशन मतलब आप किसी वुमेन को दोबारा से विक्टिम बना रहे हो, ये समझने की जरूरत है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, ये क्या है, ये रीट्रॉमेटाइज करने की कोशिश है किसी वुमेन को। रीट्रॉमेटाइज करने की कोशिश है किसी वुमेन के साथ, इसलिए जरूरी है कि इस 2 फिंगर टेस्ट को हटा दिया जाता। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की भी ये समझ आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये 2 फिंगर टेस्ट का कोई साइंटिफिक बेस है ही नहीं, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, नो साइंटिफिक बेस, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। भाई इस तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, रेप हुआ है या नहीं हुआ है इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये सही तरीका नहीं होगा। तो इस केस में ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है अगर आप 2 फिंगर टेस्ट के थ्रू अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हो तो ये वॉयलेटिव होगा राइट टू प्राइवेसी का। वॉयलेटिव है किसका, राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेटिव होगा। तो इसलिए इस 2 फिंगर टेस्ट को खत्म करने की जरूरत है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर ये 2 फिंगर टेस्ट अगर कहीं किया जाता है तो इसे ऑफेंस समझा जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ खत्म कर दिया,
इसे बोला कि इसे ऑफेंस समझा जाएगा। अब कोई टू फिंगर टेस्ट कंडक्ट करेगा तो वो एक कानूनन जुर्म है। तो ये टू फिंगर टेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है। ठीक है भाई, इसके अलावा ये और बात कहते हैं। ये क्या कहते हैं भाई, अगर आप लोगों को याद हो तो एविडेंस एक्ट में क्या बोला जाता है, एविडेंस एक्ट में यहां एक प्रिजम्पशन दी जाती है। क्या होता है भाई, एक प्रिजम्पशन ली जाती है। प्रिजम्पशन क्या होती है, यहां प्रिजम्पशन होती है कि अगर कोई वुमेन कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, प्रिजम्पशन होती है। तो क्या आप इस प्रिजम्पशन को सिर्फ इस वजह से डिसबिलीव कर दोगे क्योंकि वो एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है और सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के साथ रेप नहीं हो सकता? तो क्या इस प्रिजम्पशन को डिसबिलीव कर दोगे इस पॉइंट पर? तो फाइनली केस का नाम क्या था, शैलेंद्र कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब टू फिंगर टेस्ट अगर कंडक्ट किया जाता है तो ऑफेंस होगा और इस केस में ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा और अगर कोई करता है तो उसे ऑफेंस समझा जाएगा। ये कोई साइंटिफिक बेस नहीं है और इस पॉइंट पर कहा कि वुमेन को इस तरीके से डिसबिलीव नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव है कि उसके साथ रेप नहीं हो सकता। ये एक साइंटिफिक बेस नहीं है। बोलिए भाई, क्या आप लोगों को ये टू फिंगर टेस्ट की कहानी समझ आ गई कि टू फिंगर टेस्ट इस पॉइंट पे क्या है? तो हम लोगों ने आज की क्लास में जजमेंट पढ़े, कौन कौन से? वासुदेव कर्मास्कर का जजमेंट पढ़ा जहां मैंने आप लोगों को बताया सेक्स वर्कर से रिलेटेड पॉइंट्स बताए कि सेक्स वर्कर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। सेक्स वर्कर के वर्क को एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद कौन सा केस था, ये कौन सा केस था, सेक्स वर्कर वाला, ये था वासुदेव कर्मास्कर वाला केस। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक दूसरा केस लॉ भी बताया, एस.जी. वॉम्बेटकर का केस। किससे रिलेटेड है? 124A से रिलेटेड है। फिर से नाम लेंगे भाई सभी लोग, एस.जी. वॉम्बेटकर का केस। उसके बाद तीसरा केस हिजाब वाला केस था। कहां जजमेंट था? कर्नाटका का जजमेंट था, उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट लेके गया था। केस का क्या नाम था? ऐशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक केस लॉ बताया टू फिंगर टेस्ट का, शैलेंद्र कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का। इसके साथ हम लोगों ने जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ भी पढ़ा जहां मैंने आप लोगों को इस पॉइंट में बताया कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपहेल्ड कर दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इस क्लास को मैं यही वाइंड अप करता हूं। बोलिए, क्या ये जजमेंट याद हो गए, समझ आए हैं? ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं इस क्लास को यही वाइंड अप कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.